नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति योगी और स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 14 और भाषा, उपभाषा, काव्य भाषा तथा बोली। क्या है अपना अध्याय नंबर 14, भाषा, उपभाषा और काव्य भाषा तथा बोली। तो भाषा और बोली में अंतर, कि भाषा और बोली क्या होती है। तो वास्तविक रूप में ऐसी कोई भी निश्चयात्मक कसौटी नहीं जिसके आधार पर भाषा और बोली में अंतर बताया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि भाषा और बोली का अंतर मूल रूप से भाषा वैज्ञानिक नहीं बल्कि समाज भाषा वैज्ञानिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि भाषा और बोली के अंतर वस्तुतः न तो शाब्दिक स्तर पर है और न ही व्याकरणिक स्तर पर। इनका मूल अंतर तो सामाजिक स्थितियों का है। जब कोई बोली कुछ विशेष सामाजिक या राजनीतिक कारणों से अपनी अन्य सहयोगी बोलियों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती हैं, विभिन्न बोलियों के बीच संपर्क सूत्र का दायित्व निभाने लगती हैं, साहित्य और शासन की मान्य भाषा हो जाती है, तो वही बोली भाषा कहलाने लगती है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि कोई बोली कुछ समय तक भाषा के पद पर रहने के बाद अपनी ही किसी सहायक बोली के अधीन हो जाए। उदाहरण के लिए मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा के रूप में प्रचलित रही, किंतु आधुनिक काल में खड़ी बोली के विकास के बाद वे बोली के स्तर पर आ गई। इसका कारण भी मूलतः उन स्थितियों में था जिनके संयोग के कारण खड़ी बोली को मानक भाषा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि भाषा और बोली के अंतर मूलतः सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के हैं, तब भी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक हो जाता है कि भाषा और बोली का यथासंभव निश्चित स्वरूप तय किया जाए। इस दृष्टि से भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर माने जा सकते हैं। एक है, भाषा और बोली का सबसे व्यावहारिक अंतर उनकी बोधगम्यता का है। यदि दो लोग अपने अपने क्षेत्र की बोली बोले और एक दूसरे की बात को वे पूरा या अधूरा समझ सके, तो मानना होगा कि वे एक ही भाषा की दो बोलियों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि वे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो प्राय एक दूसरे की बात नहीं समझ सकेंगे। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र प्राय विस्तृत होता है, जबकि बोली का सीमित। इसका मूल कारण यह है कि आम तौर पर बोली केवल अपने अंचल में प्रयुक्त होती है, जबकि भाषा अपने अंचल विशेष के साथ साथ विभिन्न अंचलों के बीच संपर्क सेतु का काम भी करती हैं। भाषा भाषिक विकास की दृष्टि से बोली की तुलना में अधिक विकसित होती है। मानकता तथा व्यापकता प्राप्त करने के कारण भाषा का विकास तेजी से होने लगता है। वे नए नए भौगोलिक तथा वैचारिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगती हैं और इस प्रकार विकास का उच्च स्तर प्राप्त करती है। इसके विपरीत बोली भाषिक विकास की दृष्टि से प्रारंभिक व्यवस्था में होती है, जिसका मूल संबंध केवल जन प्रयोग से है। भाषा का प्राय एक निश्चित व्याकरण होता है, जबकि बोली का व्याकरण निश्चित नहीं होता। इस कारण प्राय ऐसा देखने में आता है कि भाषा के संबंध में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, जबकि बोली में शुद्धता या अशुद्धता की चिंता नहीं की जाती है। फिर भाषा आमतौर पर अपने अंचल तथा उससे बाहर भी प्राय निश्चित और मानक रूप में मिलती है, जबकि बोली अपने अंचल के भीतर भी अलग अलग वर्ग तथा क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होती है। भाषा की प्राय एक निश्चित लिपि होती है और इस कारण उसका प्रयोग लिखित भाषा तथा मौखिक भाषा दोनों रूपों में होता है। इसके विपरीत बोली आमतौर पर मौखिक रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। भाषा और बोली में एक बड़ा अंतर यह भी है कि भाषा को शासकीय मान्यता प्राप्त होती है, जबकि बोली को नहीं। कभी कभी तो बोली के भाषा बनने का एकमात्र कारण भी शासकीय मान्यता की प्राप्ति होता है। उदाहरण के लिए केवल शासकीय आदेश से उत्तरी चीन की एक बोली मंडारिन पूरे चीन की भाषा बन गई थी। भाषा और बोली का अंतिम महत्वपूर्ण अंतर इनके प्रयोग क्षेत्र की व्यापकता से संबंधित है। भाषा समाज में शिक्षा, साहित्य, सरकारी कामकाज, कला, संस्कृति, पत्राचार, विज्ञान, राजनीति आदि का सक्षम माध्यम होती है, जबकि बोली जीवन के साधारण पक्षों के अतिरिक्त विशेष पक्षों की अभिव्यक्ति में समृद्ध नहीं होती। शिक्षा, विज्ञान आदि का माध्यम बन सकती हैं। फिर है काव्य भाषा तथा बोली में अंतर संबंध।
काव्य भाषा बोली में पारस्परिक संबंधों को कई कोणों से व्याख्यायित किया जा सकता है। पहला, काव्य भाषा मूलतः किसी बोली से ही बनती है, किंतु स्वरूप में उसके समान भी हो सकती है तथा उससे अलग भी। इसका मूल कारण यह है कि बोली एक विशिष्ट भाषिक संरचना होती है जिसे एक सीमित क्षेत्र के लोग ही गहराई के साथ समझ सकते हैं। इसके विपरीत कवि की स्वाभाविक इच्छा यह होती है कि उसकी रचना को विभिन्न क्षेत्रों के पाठक पढ़े। इस कारण वह या तो कबीर जैसे कवियों की तरह कई बोलियों के मिश्रण से काव्य भाषा का निर्माण करता है, या तुलसी जैसे कवियों की तरह एक बोली को आधार रूप में ग्रहण करते हुए भी उससे अन्य भाषिक संरचनाओं या यथा संस्कृत की विशेषताओं से संपन्न करता चलता है। ऐसी स्थिति में काव्य भाषा कुछ बोलियों का समन्वित रूप बन जाती है। बोली एक सामाजिक संरचना होती है, जबकि काव्य भाषा व्यक्तिक। इसका तात्पर्य यह है कि बोली में आने वाले सारे शब्द तथा अन्य भाषिक प्रयोग लोक अनुभव की साझी प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। इसके विपरीत जब कोई कवि उसी बोली के माध्यम से रचना करता है तो उसकी भाषा उसकी विशेष शैली के कारण अलग रूप धारण करने लगती हैं। यह विशेषता शब्दों के चयन के स्तर पर भी हो सकती है तथा वाक्य संयोजन आदि के स्तर पर भी। इसी वजह से कुछ विद्वान यहाँ तक कह देते हैं कि बोली एक स्वाभाविक भाषिक विधान है, जबकि काव्य भाषा कृत्रिम। एक ही बोली में काव्य भाषाएं कैसे अलग हो सकती है, इसे हम जयशंकर प्रसाद कृत्य, कामायनी तथा निराला कृत्य, कुकुरमुत्ता के भाषिक अंतरों से समझ सकते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोलो और काव्य भाषा में से किसी एक का अस्तित्व बना रहता है जबकि दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि बोली लोक प्रचलन से बाहर हो जाए पर काव्य भाषा बनी रहे। उदाहरण के लिए लोक बोली के रूप में अपभ्रंश का समय 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, जबकि अपभ्रंश काव्य 14वीं शताब्दी तक मिलता है। इसी प्रकार गुप्त काल में संस्कृत न तो बोली थी और न ही उपभाषा, किंतु साहित्यिक दृष्टि से यह युग संस्कृत का स्वर्ण युग कहलाता है। इसी स्थिति के विपरीत यह भी संभव है कि बोली प्रचलन में तो हो किंतु साहित्यिक भाषा के रूप में उसका विशेष विकास न हो सके। हिंदी की कई बोलियां ऐसी स्थिति देख चुकी हैं। उदाहरण के लिए मध्यकाल की काव्य भाषा अवधी और ब्रिज भाषा बोलियों के रूप में अभी भी प्रचलित हैं, किंतु काव्य भाषा के रूप में उनका विशेष महत्व नहीं है। समग्र रूप में ये कहा जा सकता है कि अलग अलग संदर्भों में बोली और काव्य भाषा में अलग अलग प्रकार के अंतर हो सकते हैं। कभी कभी ये अंतर नहीं के बराबर हो सकते हैं। जैसे सूफी काव्यधारा में जिस अवधि का प्रयोग हुआ है वह ठीक उसी प्रकार लोक बोली के रूप में भी प्रचलित थी। इसी प्रकार कभी कभी ये अंतर बहुत अधिक भी हो सकते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी में प्रयुक्त काव्य भाषा खड़ी बोली के लोक प्रचलित रूप से काफी अलग हैं। एक ही बोली से बनने वाली काव्य भाषाएं रचनाकार के व्यक्तित्व परिवर्तन से कितनी अलग हो सकती हैं, इसे हम निराला की 2 कविताओं राम की शक्ति पूजा तथा कुकुरमुत्ता के निम्नलिखित संदर्भों से समझ सकते हैं। पहला, राम की शक्ति पूजा। सतिर में रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मैं सम्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। यह है कुकुरमुत्ता का उदाहरण। हिंदी भाषा के क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि हिंदी का प्रयोग भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से कितने क्षेत्र में होता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग अलग अलग रूप में होता है और इन्हीं अंतरों को रेखांकित करते हुए ही हिंदी भाषा के क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण हो सकता है। हिंदी भाषा का मूलभूत क्षेत्र वह है जहाँ इसका प्रयोग बोलने, समझने तथा लिखने की भाषा के रूप में होता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहे तो यह वह क्षेत्र है जहाँ हिंदी का प्रयोग प्रथम भाषा के रूप में होता है। इस क्षेत्र में मूलतः भारत के 10 राज्य आते हैं।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश। ये वही क्षेत्र है जिसे भाषा वैज्ञानिक हिंदी प्रदेश भी कहते हैं तथा जिसका विस्तार पश्चिम में अंबाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक और उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक स्थित हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हिंदी सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त तो नहीं होती किंतु समझी अवश्य जाती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह वह क्षेत्र है जहाँ हिंदी द्विभाषिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। ये क्षेत्र मूल रूप से उन भाषाओं का क्षेत्र है जिनका विकास हिंदी की ही तरह भारतीय आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, ओडिशा उड़िया, पश्चिमी बंगाल बांग्ला, पंजाब पंजाबी, असम असमिया आदि क्षेत्र मूल परिवार की दृष्टि से हिंदी परिवार के हैं। भारत के बाहर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदी प्राथमिक तथा द्वितीयक भाषा के रूप में समाज के बड़े हिस्से में व्याप्त है। इस दृष्टि से नेपाल, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद व टोबैगो आदि देश महत्वपूर्ण हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सामान्य व्यक्ति न तो हिंदी बोलना जानता है न ही समझना, किंतु जहां हिंदी भाषा साहित्य या शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। विश्व के 120 से अधिक देशों में हिंदी का अध्यापन होता है तथा साहित्य लिखा जाता है। जिन देशों में भारतीय मूल के व्यक्ति अधिक संख्या में हैं, उनमें यह स्थिति विशेष रूप से दिखाई देती है। ऐसे देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, अफ्रीका तथा रूस आदि प्रमुख उदाहरणों के रूप में देखे जा सकते। सामान्य रूप से इस समूचे क्षेत्र को अलग अलग संदर्भों में हिंदी भाषा का क्षेत्र कहा जाता है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में हिंदी का प्रयोग करने वालों की संख्या लगभग 1 अरब हो चुकी है और प्रचलन की दृष्टि से यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषाओं में से एक है। हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। उपभाषा का अर्थ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकार किया जिसे उपभाषा कहते हैं। जिस प्रकार भाषा का संबंध बोलने व लिखने से है जबकि बोली का संबंध बोलने से है, उसी प्रकार उपभाषा का संबंध न बोलने से और न लिखने से। सामान्य रूप से कहे तो यह एक ऐसा वर्ग है जिसका विश्लेषण तो हो सकता है परंतु प्रयोग नहीं हो सकता, जिसे उपभाषा का उदाहरण या उपभाषा कहते हैं। एक भाषा की बहुत सी बोलियां होती है तथा उन बोलियों के बीच अलग अलग मात्रा में निकटता और दूरी दिखाई देती। हिंदी की बोलियों के आधार पर विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि राजस्थान तथा दिल्ली की बोलियों में जितनी निकटता होगी उतनी राजस्थान और बिहार की बोलियों में नहीं हो सकती। इसी प्रकार बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियों में जो निकटता होगी वह बिहार तथा छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं हो सकती। इसका कहने का मतलब यही है कि जैसे कि अब दिल्ली और राजस्थान पास पास में हैं तो इन दोनों की बोलियों में ज़्यादा फर्क नहीं होगा हिंदी बोली में, कि जो जैसे कि 10 राज्य बताए गए जहाँ पर हिंदी बोली बोली जाती है, तो वहाँ पर जब पास पास में जैसे राजस्थान दिल्ली पास में तो इनकी हिंदी की बोली में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। पर जैसे कि अगर अपन राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो उसमें तो बहुत, या फिर राजस्थान बिहार में बात करेंगे तो उनकी बोलियां सेम नहीं होगी, वो बिल्कुल अलग अलग होगी। फिर उसी प्रकार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक होगी, फिर वापस बिहार और छत्तीसगढ़ की बोलियों में समानता नहीं होगी। मतलब उत्तर प्रदेश की तो समान होगी बिहार उत्तर प्रदेश, पर बिहार और छत्तीसगढ़ की सेम नहीं होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि निकटवर्ती बोलियां परस्पर गहराई से जुड़ी होती है जबकि दूर की बोलियों में उतना आंतरिक तारतम्य नहीं होता। उपभाषा सामान्य रूप से बोलियों के उस वर्ग को कहते हैं जिसमें समान ऐतिहासिक विरासत के कारण गहरे संबंध होते हैं तथा जिनकी भाषिक प्रवृत्तियां प्राय एक सी होती हैं। उपभाषा काल्पनिक वर्ग नहीं है जिसे मात्र बोलियों की परस्पर समानता के आधार पर निर्मित किया गया हो। बोलियों के निकट संबंध वस्तुतः समान ऐतिहासिक उद्भव पर आधारित होते हैं। हिंदी की उपभाषाओं की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि 5 प्रकार के प्राकृतों से ही पहले अपभ्रंशों तथा बाद में हिंदी की उपभाषाओं का विकास हुआ। विकास की यह प्रक्रिया इस प्रकार है: राजस्थानी प्राकृत अपभ्रंश राजस्थानी हिंदी उपभाषा, शौरसेनी प्राकृत शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी उपभाषा, अर्धमागधी प्राकृत अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी उपभाषा, मागधी प्राकृत मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी उपभाषा। फिर है
खस प्राकृत, खस अपभ्रंश पहाड़ी हिंदी उपभाषा। यद्यपि इस विकास प्रक्रिया के संबंध में भाषा वैज्ञानिकों में अत्यधिक विवाद है, किंतु सामान्य रूप से यह वर्गीकृत स्वीकार किया जाता है। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है: राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी। इन पांचों भाषाओं तथा इनसे संबंधित बोलियों को एक आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे कि 5 प्रकार की बोलियां होती हैं, हिंदी की 5 प्रकार की बोलियां होती है हिंदी भाषा। तो इसमें राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी के अंदर मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुर उडानी। फिर है बिहारी के अंदर भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी के अंदर कुमाऊनी और गढ़वाली। पश्चिमी के अंदर ब्रिज भाषा, कोरवी खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी। फिर पूर्वी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा हैं। फिर आ जाता है पहला कि हिंदी, राजस्थानी हिंदी उपभाषा। तो अपन क्या करेंगे, जो 5 ही भाषाओं की विस्तार से चर्चा है ना, अपन कल करेंगे, क्योंकि फिर आज अपन करेंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपन है ना यहाँ से कल करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर का, जैसे कि ये वीडियो का, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।